नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। गृह मंत्री अमित शाह आज निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कई और कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आरा के बाद चिराग पासवान आज नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी आज झुग्गियों को गिराने के विरोध में जंतर मंतर पर करेगी बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी आलाकमान और संघ के बीच फंसा पेच। कई राज्यों में बदलेगा प्रदेश नेतृत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर के सामने बड़ा हादसा। भगदड़ में 3 की गई जान और 100 से ज्यादा घायल। कोलकाता लॉ स्टूडेंट के सामूहिक शोषण केस में पुलिस के हाथ लगे कई सबूत। सीसीटीवी फुटेज ने लगाई पीड़िता के आरोपों पर मुहर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। बाहर खड़े रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। 9 मजदूर लापता। 100 मीटर हाईवे बहा। खतरे के निशान से ऊपर अलकनंदा और मंदाकिनी। एशिया कप पर से हटेगा सस्पेंस। अगले हफ्ते लिया जा सकता है बड़ा फैसला। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। घर की रसोई से ट्रेन के सफर तक दिखेगा असर। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले से दहशत। विस्फोटकों से लदी गाड़ी लेकर सैनिकों के काफिले में घुसा हमलावर। 13 सैनिकों की गई जान। 12 दिन की जंग में ईरान और इजरायल को लगी आर्थिक चपत। रिकवरी होने में लगेगा लंबा वक्त। पाकिस्तान में कांपी धरती। जोरदार भूकंप के झटकों से दहशत में लोग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। 19 लोगों की गई जान और 6 से ज्यादा घायल। ईरान के हमले से इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका ने फूंक दिए लाखों डॉलर। थार्ड मिसाइलों का जखीरा भी 20% कम। बांग्लादेश ने अडानी पावर को दिए 3200 करोड़ रुपए। अभी भी बाकी हैं 4200 करोड़। मई 2025 में सीमेंट उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। खपत 9% बढ़ी। कीमतों में 8% का उछाल। विनिर्माण की मजबूती के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जरूरी। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट। भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई की जोरदार वापसी। जून में अब तक 8,915 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश। भारत की जीडीपी में निजी खपत 2 दशक के उच्चतम स्तर पर। निर्यात 6.3% बढ़ा। आयात में आई गिरावट। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 29 जून यानी रविवार को भगदड़ मच गई। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को रविवार पारंपरिक पहड़ी जुलूस में गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जाना था। श्री गुंडीचा मंदिर के सामने ही इस दौरान भगदड़ मच गई। कई लोग जिसमें दब गए। इस दौरान वहां मौजूद चश्मदीद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी
दिन था। देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई जीरो कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का इंतकाल? तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, एक आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़ा थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दरिंदों के हवस का शिकार बनी उस लड़की की न्याय मांगती चीख अभी शांत भी नहीं हुई कि एक और हैवानियत छात्रा के साथ कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं के बाद भी सरकार की चुप्पी सुरक्षा में हो रही चूक पर सवाल खड़े कर रही है। लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ उसी के साथ पढ़ने वाले लोग उसके साथ गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं, और वो भी कॉलेज के ही गार्ड रूम में। लेकिन सरकार राजनीति करने में जुटी है, क्योंकि इस कांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के छात्र संघ से जुड़ा एक छात्र नेता है, जिसकी पहुंच रसूखदार लोगों तक है। इस मामले में अब कई खुलासे और पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ लगे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद पीड़िता ने अपनी आपबीती में ये बताया कि कैसे रेप से ठीक पहले आरोपी ने पीड़िता के कहने पर इनहेलर मुहैया कराया और उसकी मदद की, और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने आपबीती में क्या बताया है वो जान लेते हैं। मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती करता रहा। मुझे तब पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांसें उखड़ने लगी, तो उससे इनहेलर ला कर दिया। इनहेलर लेने से मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गेट पर खड़े गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मनोजीत के कहने पर जैद और प्रमीत मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम ले गए और गार्ड को बाहर बैठने को कहा। मनोजीत मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए गए मेरे 2 वीडियो दिखाए और कहा कि अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमीत और जैद खड़े होकर सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। इसके बाद मैं रात को 10:50 पर उस कमरे से एक लाश की तरह बाहर निकली। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। पहले मैं उसके खिलाफ FIR लिखवाने से डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से 10:50 तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना भी कैद हुई। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मामले में 5 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी SIT को लीड कर रहे हैं। 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई ये घटना, जिसमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा जिसकी उम्र 31 साल, घटना में जैब अहमद जिसकी उम्र 19 साल और प्रमित मुखर्जी जिसकी उम्र 20 साल ये भी शामिल है।
मनोजित कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के ही छात्र हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों आरोपी कौन है। सबसे मुख्य आरोपी है मनोजित मिश्रा। 31 साल का मनोजित साउथ लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र और स्टूडेंट लीडर रहा है। वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्टूडेंट विंग तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की कॉलेज यूनिट का पूर्व प्रेसिडेंट है। साल 2012 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। फिलहाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने के साथ ही कॉलेज में संविदा पर बतौर नॉन टीचिंग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का काम संभालता था। सामान्य बंगाली परिवार से आने वाला मनोजित लॉ कॉलेज में पढ़ने के दौरान छात्र राजनीति में आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में दखल देता रहा। उसकी पहचान कॉलेज के पावर सेंटर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोजित पर इससे पहले भी यूनियन से जुड़े विवादों में दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन टीएमसी से नजदीकी के चलते कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। दूसरा सह आरोपी है जैब अहमद। 19 साल का जैब अहमद टॉपसिया इलाके के एक साधारण परिवार से आता है। लॉ की पहले साल की पढ़ाई कर रहा है। 2024 में ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। जैब स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविज्म में शामिल रहने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात मनोजीत से हुई और वो मनोजीत का करीबी बन गया। दूसरा सह आरोपी प्रमित मुखोपाध्याय। 20 साल का प्रमित लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। बीते कुछ समय से उसे कई बार मनोजीत के साथ देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में उसकी कितनी भूमिका थी और क्या वो किसी दबाव में इसमें शामिल तो नहीं था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला अभी लोग भूले भी नहीं हैं कि अब कोलकाता के लॉ कॉलेज से एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए सामूहिक शोषण की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में की गई, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों और तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान देकर मामले को तूल दे दिया। बड़ी बात यह है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के टीएमसी से जुड़े होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद भाजपा इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर एक जांच समिति बनाई है, जिसमें पार्टी के 4 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब, राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये नेता बंगाल जाकर इस घटना की हर स्तर से जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे। इस मामले में बीजेपी ने जिस तरह से ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, इसे लेकर जानकारों का कहना है कि अगले साल की शुरुआत में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कोलकाता में लगातार हुई इन 2 बड़ी घटनाओं से सत्ताधारी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, उससे ममता सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई के इंडिया हेड साकिब नाचन, जिसकी उम्र 57 साल थी, उसकी मौत हो गई है। जेल में बंद रहने के दौरान साकिब को ब्रेन हेमरेज हुआ था। नाचन को 23 जून को तिहाड़ जेल से दिल्ली के डीडीयू अस्पताल लाया गया था। हालात बिगड़ने पर बुधवार को सफदरजंग में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार दोपहर 12:10 पर उसने दम तोड़ दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर साकिब नाचन कौन था। साकिब नाचन 2002-2003 में हुए मुंबई ब्लास्ट का आरोपी था, जिसने मुंबई सेंट्रल, विले पार्ले और मुलंड स्टेशन पर हुए धमाके में शामिल था। इन हमलों में 13 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। साकिब इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस और प्रतिबंधित छात्र इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी का भी मेंबर था। सिमी का पूर्व जनरल सेक्रेटरी था। लश्कर से भी उसके संबंध थी। बीकॉम तक उसने पढ़ाई की थी। आपको बता दें कि साकिब नाचन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाता था, कैडर भर्ती किया करता था और भारत में आतंक का नेटवर्क भी तैयार किया करता था। 1991 में हुए गुजरात आतंकी हमले में पहली बार वो गिरफ्तार हुआ था। आपको बता दें कि उसे तब उम्र कैद की सजा मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजा 10 साल कर दी थी। बाद में आपको बता दें 2001 में उसे रिहा कर दिया गया। मुंबई में हुए धमाकों में साकिब नाचन को 10 साल की सजा हुई थी। आपको बता दें कि 2017 में 5 महीने 13 दिन पहले ही उसे उसके व्यवहार की वजह से रिहा कर दिया गया था। साल 2023 में एनआईए ने देश भर में आईएसआईएस के आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान नाचन को भी गिरफ्तार किया गया था। नाचन इस समय तिहाड़ जेल में था।
24 जून को उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को उसकी हालत और बिगड़ गई। दोपहर 12 बजने के बाद उसकी मौत हो गई। मुंबई ब्लास्ट मामले और अवैध हथियार रखने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के तहत सजा सुनाई गई थी। अदालत ने साकिब और उसके भाई को 10 साल की सजा सुनाई थी। साल 2017 में ही वो जेल की सजा काटकर बाहर आया था। इसके बाद साकिब पर आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। साल 2023 में उसे NIA ने फिर से गिरफ्तार किया था। वह ISI के दिल्ली पदगा टेरर मॉड्यूल का मुख्य आरोपी भी था। बिलखती रह गई बूढ़ी माँ, बार बार लगाती रही लाडली के लौट आने की गुहार। लाल जोड़े में सज सुहागन बन दुनिया से विदा ले गई शेफाली, तो बेटी की सजी अर्थी देख फट पड़ा माँ का कलेजा। इस माँ के दर्द को बयान करने के लिए आज शब्द भी कम पड़ गए हैं। जिस लाडली को फूलों की तरह पाला पोसा, जिंदगी के हर दुख दर्द से बचाए रखने के लिए पल पल दुआएं की, वही बेटी बेवक्त काल के गाल में समा चुकी है। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। शनिवार को शेफाली को पंचतत्व में विलीन किया गया। अपनों को, दोस्तों को, लाखों फैंस को और तमाम चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ शेफाली जरीवाला इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं और अपने पीछे छोड़ गई है रोता बिलखता परिवार। टूटे बिखरे पति पराग और जवान बेटी को खोने के गम से सदमे में डूबे बूढ़े माता पिता, जिनकी तो पूरी दुनिया ही एक झटके में बिखर कर रह गई है। यूं तो शेफाली का दुनिया से यूं अचानक रुखसत हो जाना हर किसी को सदमा दे गया, लेकिन शेफाली की बेवक्त मौत ने उनके बूढ़े माता पिता को जो दर्द दिया है उसका तो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शेफाली के अंतिम संस्कार में उनके माता पिता की हालत देख हर किसी का कलेजा छलनी हो गया। 27 जून की रात शेफाली के दम तोड़ने के बाद से ही उनकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और जब पोस्टमार्टम के बाद शेफाली का पार्थिव शरीर लोखंडवाला स्थित उनके घर लाया गया, तब तो जैसे शेफाली की मां के आंसुओं का बांध ही टूट गया। शेफाली को सुहागन की तरह इस दुनिया से विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें लाल साड़ी और लाल चुनरी उड़ाकर सुहागनों की तरह उनका श्रृंगार किया गया। बेटी की सजी हुई अर्थी देख शेफाली की मां का कलेजा छलनी हो गया। उन्हें संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। पति की दिलासा तक काम नहीं आई। वो बार बार शेफाली से लौट आने की गुहार लगाती रही, हर किसी से गुजारिश करती रही कि कोई उनकी बेटी को वापस ले आए, लेकिन इस माँ की पुकार भला कौन सुन सकता था। चाहकर भी अब शेफाली को इस दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता। शेफाली के माता पिता का ऐसा ही हाल अंतिम संस्कार में भी देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक शेफाली के अंतिम संस्कार की क्रिया उनके पति पराग त्यागी, शेफाली के पिता और बहन शिवानी ने मिलकर की। बेटी की जलती चिता देख पिता और मां का कलेजा फट गया। शमशान भूमि से बाहर निकलते वक्त शेफाली की मां बदहवास दिखी। परिवार के लोग उन्हें सहारा देकर चलते नजर आए, लेकिन वो अपनी सुध बुध खोए सिर्फ यही बड़बड़ाती नजर आई कि उनकी जान चली गई, कोई उनकी बेटी को वापस ले आए। शेफाली को पंचतत्व में विलीन करने के बाद भी उनके लिए इस कड़वे सच पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उनकी लाडली अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत विश्व बैंक द्वारा हेग में गठित मध्यस्थता अदालत की वैधता को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस अदालत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर सुनवाई के बाद फैसला जारी किया था। भारत ने इसे पाकिस्तान के इशारे पर नाटक करार देते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत ने इसे अदालत को कभी मान्यता नहीं दी, क्योंकि इसका गठन ही संधि का उल्लंघन है। मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसके तहत वो आतंकवाद के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। भारत ने 2022 से ही इस अदालत की कार्यवाही का विरोध किया। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी की सहायक नदी पर और रातले परियोजना चेनाब नदी पर बन रही है। पाकिस्तान ने 2015 में इनके डिजाइन पर आपत्ति जताई थी और विश्व बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की थी। हालांकि 2016 में उसने ये मांग वापस लेते हुए मध्यस्थता अदालत की मांग की। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं संधि के नियमों के तहत हैं और वो पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बाधित नहीं कर रही। भारत ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, वो संधि के किसी भी दायित्व को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
इसके बाद से जानकारों का मानना है कि ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। जहां एक और हमारे देश में धर्म के नाम पर बाबा लोग करोड़ों खरबों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन जब इस देश पे आपदा आती है तब ये बाबा लोग कहां अदृश्य हो जाते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे पाखंडी बाबाओं को सीखना चाहिए यूएई के डॉक्टर शमशीर से, जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में मारे गए 4 MBBS स्टूडेंट्स को 1-1 करोड़ देने की और घायल 10 लोगों को 20-20 लाख रुपया देने की घोषणा की है। डॉक्टर शमशीर भारत के केरला से है। वो भारत में ही पढ़े और बाद में यूएई में जाके नौकरी की और उसके बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू की। अब ना तो वो भारत में रहते हैं ना भारत से पैसा कमा रहे हैं, फिर भी उन्होंने ना इस देश के बच्चों को धर्म पूछा ना जात पूछी और पीड़ित बच्चों की मदद की, जबकि भारत के पाखंडी बाबाओं ने एक ठेले की भी मदद नहीं की है। अरे कम से कम पतंजलि का एक एलोवेरा जूस का पैकेट ही भिजवा देते, कुछ नहीं तो एक पर्ची ही निकलवा देते एयरप्लेन क्रैश की। पर्चा समझ आ गया। डॉक्टर शमशीर ने इससे पहले 2010 में भी बेंगलुरु में जो एयरप्लेन क्रैश की घटना हुई थी उसमें भी उन्होंने मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता भी की थी और साथ ही साथ उनको रोजगारी भी दी थी। हमें गर्व होना चाहिए डॉक्टर शमशीर जैसे भारतीयों के ऊपर जो विदेश जाकर कमाते हैं और अपने देश के लोगों की मदद करते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे एनआरआईओ पर जो वहां रह के नेताओं की जय जयकार करते हैं और हादसे में मारे गए हुए लोगों के लिए उन्हीं नेताओं से एक सवाल तक नहीं करते। मैं बोस्टन से आई हूँ और मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूं, छू लूं। आप क्या सोचते हैं डॉक्टर शमशीर के बारे में और हमारे पाखंडी बाबाओं के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।